गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का एडिटोरियल के बारे में। और जो आज का कंटेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि सारी बातें संविधान के मूल जो उसका संरचना है उससे रिलेटेड है। और इसे लिखा है दोस्तों राजीव सचान जी ने। और जो कंटेंट है वो है दोस्तों कमज़ोर बुनियाद वाला मूल ढांचा। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक तरह से वायलेट कर रही हैं संविधान को, और संविधान में जो संशोधन किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो बता दें आपको, हाल ही में केरल के संत केशवानंद भारती के निधन के बाद संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा एक बार फिर चर्चा में आ गई। जो लोग संविधान जो पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्टों को पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, उनको पता होगा कि केशवानंद भारती जो थे, जिनका अभी एक हफ्ते पहले शायद निधन हो चुका है, और वो इस समय चर्चा में बने हुए हैं न्यूज़पेपर में, मीडिया में, इसलिए क्योंकि दोस्तों वो पहले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने चुनौती दे दी थी कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। वो अलग चीज़ है कि उसका जो है सब सेक्शन बनाकर आप कुछ और निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों वही बताया जाएगा, जब केशवानंद भारती जो ये केस जीत गए थे, पर आज भी कई जगहों पे ये देखा जा रहा है कि उसके मूल ढांचे में जिस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, वो लोकतंत्र और देश के संविधान के लिए कितना सही है, कितना गलत है, उसके बारे में देखेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संत केशवानंद भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने 1973 में फैसला दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। मूल ढांचे का मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य निर्देशक तत्व जिसे आप कहते हैं, या फिर मौलिक कर्तव्य कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, यदि इन सब विषयों पर बात करें तो जो उसका मूल है, ढांचा है, इसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, चूँकि इसके पहले इतनी बड़ी पीठ नहीं बनी और न ही किसी अदालती फैसले में यह कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने की शक्ति संसद के पास नहीं है। फिर से देखिए इसको, संविधान के मूल ढांचे को बदलने की शक्ति संसद के पास नहीं है, इसलिए यह इस फैसले को ऐतिहासिक कहा गया। मतलब जो संसद में आपके एमपी बैठते हैं उनके पास भी अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रकार का बदलाव कर सकें, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकें संविधान में। पहले भी इस फैसले की चर्चा समय समय पर होती रही, लेकिन यह भी सुस्पष्ट नहीं कि आखिर यह मूल ढांचा है क्या। पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो संविधान के जो मानने वाले हैं, जो संविधान के जानकार, आखिर मूल ढांचा कहा किसे जाए। ये बहुत ही बड़ा विवाद का प्रश्न है। बहुत सारे लोग हैं जो मौलिक अधिकार जो है, मूल कर्तव्य, इनको लोग मानते हैं, जो बेसिक और जो पहले से चीज़ें लिखी गई हैं। पर इसमें दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि किसको माने। सुप्रीम कोर्ट के 1973 के फैसले को भले ही ऐतिहासिक कहा गया हो, लेकिन सच यह है कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान में मनमाने संशोधन कर डाले। अब देखिए, अब 1975 जब इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसे आपातकाल का दौर कहा जाता है, जो 2-2.5 साल तक चला, जितने भी विपक्ष के नेता थे वो पूरी तरह से जेल में, कारावास में थे, और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई उसी दौरान। मतलब जो भी उस वर्तमान सरकार, उस परिवार, इंदिरा गांधी से रिलेटेड जितने लोग थे, उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदार थे, किसी भी देश का कोई भी, चाहे विपक्षी पार्टी का, चाहे सामान्य व्यक्ति रहा, यदि उस कंडेम कर दिया, उसकी निंदा कर दिया, उनका विरोध कर दिया, तो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। तो दोस्तों उसके बाद 1975 में किस प्रकार से मतलब संविधान का अतिक्रमण किया गया, उसके साथ खेला गया, और उसी समय मनमाने तरीके से जो मन में आया उसका संशोधन किया गया। उनकी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना तक में परिवर्तन कर दिया। अब सोचिए, प्रस्तावना जिसके हम कहते हैं कि संविधान की जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसमें भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया।
उसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द तभी जुड़े, क्या इन शब्दों को जोड़े जाने से संविधान के मूल ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ा? सोचिए। इसका जवाब जो भी हो, यह स्पष्ट है कि 1973 का कथित ऐतिहासिक फैसला गांधी को संविधान से छेड़छाड़ करने से रोक नहीं सका। देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के द्वारा अपने मनमानी तरीके से जो खिलवाड़ किया गया संविधान के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, तब लोग कहाँ थे? अरे भैया कहाँ रहेंगे? जिन लोगों ने आवाज़ उठाई वो जेल चले गए हैं, 50 लाठियाँ पड़ी उनके ऊपर। इससे भी खराब बात यह हुई कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है, उसी ने आपातकाल के समय 1976 में जबलपुर उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार वाले अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से वायलेट हो रहा है, मतलब आपसी विरोधाभास चीज़ें चल रही हैं। जो जबलपुर उच्च न्यायालय में एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसने वहाँ पे क्या कहा, सॉरी हाई कोर्ट का था, जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होता है, पर्सनल जो लिबर्टी होती है और जीने के अधिकार जो होते हैं, ठीक है, राइट टू जो लाइफ होती है, वाले अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर एक तरह से न केवल आपातकाल का परोक्ष समर्थन किया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, निलंबित नहीं किया जा सकता, पर यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट आ गई, किस प्रकार से उसके क्षेत्राधिकार को, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को अपने क्षेत्राधिकार में लेकर किस प्रकार से वहाँ पे निर्णय दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट के फैसलों को खारिज कर एक सप्ताह से न केवल आपातकाल का परोक्ष समर्थन किया, बल्कि लोगों के जीवन और उनकी स्वतंत्रता को भी खतरे में डालने का काम किया। ऐसा होने से उन मौलिक अधिकारों का हनन हुआ जिन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है। क्या इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि 1973 का फैसला वास्तव में ऐतिहासिक है? इस प्रश्न पर बहस हो सकती है, लेकिन वह किसी ठोस नतीजे पर तभी पहुंचेगी जब संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट करे कि संविधान का मूल ढांचा है क्या। सही, आखिर मूल ढांचा है क्या? मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं ना, सरकार इसे स्पष्ट नहीं करना चाहती है जो संसद, और मनमाने तरीके से आए दिन संशोधन करती रहती है। जब आप उससे पूछेंगे, RTI दाखिल करेंगे, जिसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो आपका अधिकार है किसी चीज़ को जानना, उसमें भी पूरी तरह से अस्पष्टता दिखाई देगी, कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन सा चीज़ क्या है क्या नहीं है। स्पष्ट न होने पर कैसे कैसे अनर्थ हो सकते हैं, इसका उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके तहत संविधान संशोधन की लंबी कवायद के बाद बनाए गए न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी कानून को खारिज किया गया। इस फैसले को खारिज करते हुए कहा गया कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि न्यायाधीशों की ओर से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का सिलसिला थमे। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, लेकिन अपने देश में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सवाल उठता है कि क्या हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, या फिर संविधान के अपरिभाषित मूल ढांचे में ऐसा कुछ कहा गया है? सभी इससे परिचित है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम प्रणाली बनने के पहले न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोलेजियम जो व्यवस्था, जिसके माध्यम से जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो ऐसे में सरकार का प्रत्यक्ष रूप से भागीदार दिख रहा है, समर्थन दिख रहा है, चटुकारिता दिख रही है, मनमानी ढंग से जिसे चाहे उसे बना दिया गया, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो आपको नहीं लगता जो रूलिंग पार्टी होगी, जो वर्तमान की सरकार होगी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी को सुनेगा? नहीं सुनेगा तो भैया हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कटौती कर दी और फिर संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन का हवाला देकर न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी कानून को भी खारिज कर दिया। सब खारिज होगा, भारत है। यदि किसी की ओर से यह कहने की कोशिश की जा रही है कि कोलेजियम व्यवस्था संविधान की मूल भावना या फिर उसके मूल ढांचे के तहत है, तो इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण हैं वो भी संविधान का एक तरह से अपमान कर रहे हैं, उसके विरोध कार्य कर रहे हैं।
और जिन लोगों का दावा है कि नहीं कॉलेजियम संविधान के अनुसार है, तो वो इस भ्रम में जी रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया एक वक्त की रोटी कम खिलाओ पर अपने बच्चे को शिक्षित ज़रूर करो, जितना भी हो सके। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो किसी अन्य माध्यम से बच्चे को किताब कापी प्रोवाइड करिए, उसे शिक्षित करिए, इतना शिक्षित बना दीजिए कि वो फ़र्क महसूस करने लगे सही और गलत का। अन्यथा दोस्तों जीवन भर उसका शोषण होगा यदि आपने उसे शिक्षित नहीं किया। और आज का जो समाज है किस प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों को लूट रहा है, और जो अशिक्षित है उनका तो किडनी तक निकाल के बेच दे रहे हैं सब। संविधान का अपना कोई मूल ढांचा हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं कि वह परिभाषित बना रहे। उसे डिफाइन करिए ना। वी वांट टू नो अबाउट एक्चुअल में है क्या उसका, ठीक है, मूल ढांचा है क्या। इस स्थिति में उसकी मनमानी व्याख्या होते रहने का खतरा है। परिभाषित मूल ढांचा ही संसद और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सही तरीके से स्पष्ट कर सकता है कि उनकी सामर्थ्य कहाँ तक है। हाल ही के अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून का भी जिक्र किया जो नरसिंह राव सरकार ने 1991 में बनाया था। उपासना स्थल अधिनियम नामक यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विभिन्न धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसमें किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया था। अयोध्या तो बाहर ही रखा गया था। अब हमारे देश में फिर आवाज़ उठ रही है कि जहाँ जहाँ पे इस्लामिक लुटेरों के द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण या इस्लामिक धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया, वहाँ पे फिर से हिंदू स्थल, हिंदू धार्मिक बनवाने का आह्वान करना चाहिए। और देख सकते हैं तमाम तरह के जो पीठ हैं, जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। इससे दोस्तों मैं मानता हूँ इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है कि जो ऐतिहासिक काल में जो घटनाएं हुई हैं, जो घटना घट चुकी है, उन किन कारणों से घटी हुई है और उसके नरसंहार के पीछे क्या कारण था, और उससे जो सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन थी, संस्कृतियाँ थी, उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दोबारा वो गलती न करें आप, अन्यथा उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सेकुलरिज्म की अवधारणा के अनुकूल बताया। इसके बाद से यह कहा जाने लगा कि इस कानून को भी संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। क्या 1991 में बना कोई साधारण कानून संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन सकता है? क्योंकि इस कानून का मकसद काशी और मथुरा जैसे विवादों को न उभरने देना था, इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल होना शुरू हो गईं। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं का निस्तारण चाहे जैसे करे, लेकिन यह ठीक नहीं कि संविधान के मूल ढांचे को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी रहे। इस मूल ढांचे को परिभाषित करना आवश्यक है। इसकी परिभाषा जो भी हो, संविधान के मूल ढांचे को पत्थर की लकीर पर देखना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा उसे उन धार्मिक ग्रंथों जैसा दर्जा दे देना जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनमें एक काम या नुक्ता कि इधर उधर नहीं हो सकता। चूँकि हमारा संविधान लचीला है, इसलिए उसका मूल ढांचा भी ऐसा होना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह परिभाषित होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।